बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर जी, सेल्स टैक्स लेक्चर नंबर 2। पहले लेक्चर में क्या पढ़ाया था? चैप्टर 17 का पहले लेक्चर में ये पढ़ाया था कि सेल्स टैक्स के नाम से तो लगता है कि ये सेल्स पे टैक्स है, लेकिन असल में ये सेल्स पे टैक्स नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सेल्स पे नहीं है, ये परचेज पर भी है, ये एक्सपोर्ट पर भी है, ये इंपोर्ट पर भी है, ये प्रोडक्शन पर भी है, ये मैन्युफैक्चरिंग पर भी है, ये कंजम्पशन पर भी टैक्स। यस और नो? सर जी, एक्सटेंड एंड एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेल्स टैक्स एक्ट 1990। एक्सटेंट एंड, सर जी ये कौन से इलाके में अप्लाई होता है सेल्स टैक्स? सर ये सेल्स टैक्स होल पाकिस्तान में अप्लाई होता है, पूरे पाकिस्तान में, सारे सूबों में भी, इस्लामाबाद में भी। सर लफ्ज़ जब सेल्स टैक्स का कानून कौन सा है? सेल्स टैक्स एक्ट 1990। सर सेल्स टैक्स एक्ट 1990 में जब भी लफ्ज़ टैक्स आया तो इससे मुराद सेल्स पर लगने वाला टैक्स था या परचेजेस पे लगने वाला टैक्स था। और ये टैक्स जब भी सेल्स टैक्स एक्ट के अंदर लफ्ज़ टैक्स आया तो इससे मुराद टैक्स, एडिशनल टैक्स, डिफॉल्ट सरचार्ज, फाइन, पेनल्टी, फी और चार्ज अंडर द एक्ट, एनी अदर सम पेबल अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो ये सेल्स टैक्स एक्ट। सरचार्ज भी फाइन को ही कहते हैं, फाइन, पेनल्टी, डिफॉल्ट करने पर जो सरचार्ज अदा करना पड़ता है। ठीक है, लो सर ये टैक्स के हवाले से डिस्कशन थी। लफ्ज़ टैक्स से मुराद सेल्स टैक्स कानून के तहत टैक्स है। सर जी फिर उसके बाद हमने आपको 5 बुनियादी कॉन्सेप्ट पढ़ाए थे। सबसे पहला कॉन्सेप्ट था आउटपुट टैक्स, याद है? सर जी जो चीज़ बेची उस पर टैक्स लगा। इनपुट टैक्स, जो चीज़ खरीदी उस पर टैक्स लगा। सेल्स टैक्स, सेल्स टैक्स जो है वो पेबल निकल आया। फिर उसके बाद गुड्स की बात करें तो वो टैक्सेबल होगा, एग्जेम्प्ट होगा, ज़ीरो रेटेड होगा। टैक्सेबल में आउटपुट और इनपुट दोनों होगा, एग्जेम्प्ट में आउटपुट टैक्स भी नहीं होगा, इनपुट टैक्स भी नहीं होगा। जबकि ज़ीरो रेटेड में आउटपुट होगा 0% पे और इनपुट जो है वो होगा जिसकी वजह से रिफंड निकल आएगा। सर एग्जेम्प्ट के लिए 6th स्केड्यूल था, ज़ीरो रेटेड के लिए 5th स्केड्यूल था। टैक्सेबल गुड्स वो गुड्स जिन पे आउटपुट और इनपुट दोनों है, एग्जेम्प्ट ना आउटपुट है ना इनपुट है, 6th स्केड्यूल है। ज़ीरो रेटेड आउटपुट 0% है, इनपुट क्लेम करेंगे, ये ज़ीरो रेटेड है। सप्लाईज विदाउट पेमेंट ऑफ सेल्स टैक्स, सप्लाईज विदाउट पेमेंट। फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रिस्क्राइब करे, फेडरल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो प्रिस्क्राइब करे स्पेसिफाइड टैक्सेबल गुड्स विच कैन बी इम्पोर्टेड विदाउट पेमेंट ऑफ होल और पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स, विदाउट पेमेंट ऑफ होल और पार्ट ऑफ सेल्स टैक्स। इम्पोर्टर है, मैन्युफैक्चरर है, होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है, ये सारी चीज़ें। व्हाट इज़ इम्पोर्टर? इम्पोर्टर वो है जो गुड्स इंपोर्ट करता है। सर जी याद है ना ये सारी बातें? पाकिस्तान में जो बंदा बाहर से चीज़ें लाता है उसे इम्पोर्टर कहते हैं। मैन्युफैक्चरर कौन है? जो बंदा चीज़ें बनाता है, प्रोडक्शन करता है, मैन्युफैक्चर करता है, उसे मैन्युफैक्चरर कहा जाता है। ये मैन्युफैक्चरर क्या काम कर रहा होगा? कल बताया था ABCDRPM, A फॉर
assembly, B for C for D for assembly, bottling, cutting, diluting, RPM, R for repacking, P for और M for सर जी मेरी बात समझ आ रही है सर जी ABCD RPM मैन्युफैक्चरर मीन्स अ पर्सन who engages in production or manufacture of goods whether or not the raw material of which the goods are produced or manufactured are owned by him सर जी जो भी गुड्स मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है प्रोडक्शन कर रहा है चाहे रॉ मटेरियल उसका अपना था या नहीं था उसे मैन्युफैक्चरर कहा जाएगा वो बंदा जो ABCD RPM कर रहा है वो मैन्युफैक्चरर है वो बंदा जो मैन्युफैक्चरर की सीट पे बैठा हुआ है वो मैन्युफैक्चरर है। मैंने आपको कल कहा था अगर कोई मैन्युफैक्चरर बैंकरप्ट हो गया है और उस मैन्युफैक्चरर को बैंकरप्ट होने के बाद कोई दूसरा बंदा उस मैन्युफैक्चरर की बैंकरप्सी के बाद कोई दूसरा बंदा उसकी सीट पर आगे बैठ गया है जिसका नाम असाइनी है या एग्जीक्यूटर है या लिक्विडेटर है या क्यूरेटर है जो कर क्या रहा है उस बंदे के एसेट्स को बेच रहा है तो सर इस बंदे को भी क्या समझा जाएगा मैन्युफैक्चरर जो बंदा मैन्युफैक्चरर की सीट पे आगे बैठ गया मैन्युफैक्चरर के लिक्विडेट होने के बाद मैन्युफैक्चरर के बैंकरप्ट होने के बाद ताकि वो बंदा इस बंदे के एसेट्स को बेच दे तो इसको भी मैन्युफैक्चरर समझा जाएगा सर जो बंदा बनी हुई चीजों को क्लेम करे कि ये मेरी हैं और वो राइट या पेटेंट क्लेम करे कि ये उसकी प्रोडक्ट है चाहे वो उसकी बनी हुई चीज़ों को क्लेम करे वेदर इन हिज और इट्स नेम वेदर और नॉट सच फर्म और कंपनी सेल चाहे वो खुद सेल करे डिस्ट्रीब्यूट करे या ना करे सर ऐसे बंदे को मैन्युफैक्चरर या प्रोड्यूसर कहा जाता है Only such person shall be treated as a manufacturer cum exporter who owns or has his own manufacturing facility to manufacture or produce the goods exported or to be exported. सर जी मैन्युफैक्चरर और प्रोड्यूसर में ये सारी चीज़ें सर जी जो बंदा गुड्स बनाए ABCD RPM करे वो मैन्युफैक्चर जो बंदा मैन्युफैक्चर की सीट पे बैठ गया वो बंदा मैन्युफैक्चर जो बंदा मैन्युफैक्चर गुड्स के बारे में कहे कि ये मैंने बनाई है मेरी तख्लीक है वो बंदा मैन्युफैक्चरर है हाँ One such person shall be treated as manufacturer cum exporter who owns or has his own manufacturing facility to manufacture or produce the goods exported or to be exported. सर जी वो कहता है ओनली सच पर्सन सिर्फ उस बंदे को मैन्युफैक्चर कम एक्सपोर्टर ट्रीट किया जाएगा who owns or has his own manufacturing facility to manufacture or produce the goods. सर मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर सिर्फ वो बंदा होगा जिसकी सच्ची मुची में अपनी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी होगी जिसकी सिर्फ दुकान और वो बनी हुई चीज को कहता है ये मेरी है वो तो मैन्युफैक्चरर होगा लेकिन मैन्युफैक्चरर कम एक्सपोर्टर वो बंदा नहीं होगा जिसकी अपनी फैक्ट्री नहीं सर मैन्युफैक्चर से क्या मुराद है कोई भी ऐसा प्रोसेस जिससे एक चीज़ दूसरी जिससे एक प्रोडक्ट किसी दूसरी प्रोडक्ट में तब्दील हो जाए जिससे एक प्रोडक्ट की रंग उसका इस्तेमाल बदल जाए ऐसे प्रोसेस को मैन्युफैक्चर कहा जाता है सर असेंबली बॉटलिंग कटिंग डाइल्यूटिंग रीपैकिंग पैकिंग और मिक्सिंग ये भी मैन्युफैक्चर का प्रोसेस है प्रिंटिंग पब्लिशिंग लिथोग्राफी और एनग्रेविंग ये सारा मैन्युफैक्चरर रिटेलर वो बंदा होता है जो चीज़ें बेचता है रिटेलर वो बंदा होता है जो चीज़ें बेचता है किसको एंड कंज्यूमर को जो एंड कंज्यूमर को कंजम्पशन के लिए चीज़ें बेचे उसे रिटेलर कहते हैं हाँ वो बंदा जो इंपोर्ट और रिटेल करे वो बंदा जो इंपोर्ट और रिटेल करे या वो बंदा जो डिस्ट्रीब्यूट और रिटेल करे
वो बंदा जो इंपोर्ट और रिटेल करे या वो बंदा जो डिस्ट्रीब्यूट और रिटेल करे, याद रखिएगा इस केस में उस बंदे को रिटेल प्राइस अलहदा से मेंशन करनी पड़ेगी कि उसकी रिटेल प्राइस क्या है और होलसेल प्राइस क्या है। सर रिटेल प्राइस क्या होती है? वो प्राइस जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है वो रिटेल प्राइस है। वो प्राइस जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है वो रिटेल प्राइस है। यानी रिटेल प्राइस में सारे टैक्सेस, ड्यूटीज़, कॉस्ट, प्रॉफिट शामिल होता है। इसके ऊपर सेल्स टैक्स लगता है, इसको रिटेल प्राइस कहते हैं। और डिस्ट्रीब्यूट और रिटेल प्राइस कौन सी ली जाएगी? अगर एक ही चीज़ की कीमत मुख्तलिफ शहरों में मुख्तलिफ है तो जो हाईएस्ट कीमत है वो ली जाएगी। बाज़ औक़ात बोर्ड डिफाइन कर देता है इलाके को कि इस प्रोडक्ट की कीमत लाहौर में जो होगी उसको समझा जाएगा कि ये रिटेल प्राइस है। तो जनाब बाज़ औक़ात बोर्ड जो है वो जोन भी स्पेसिफाई कर देता है कि वहाँ की कीमत को रिटेल प्राइस समझा जाएगा फॉर द पर्पज़ ऑफ सेल्स टैक्स। जो प्रोड्यूसर, जो मैन्युफैक्चरर किसी पर्टिकुलर इलाके के लिए बंदा अपॉइंट करता है कि वहाँ पर वो बंदा चीज़ें बेचे, चाहे होलसेल में चाहे रिटेल में, तो उसे डिस्ट्रीब्यूटर कहा जाता है। डिस्ट्रीब्यूटर वो बंदा होता है जो गुड्स सप्लाई करता है, मैन्युफैक्चर से खरीदते हैं किसी पर्टिकुलर इलाके में। और होलसेलर कौन होता है? होलसेलर वो बंदा होता है बल्क में चीज़ें खरीदता है और बल्क में बेचता है, चाहे कैश में काम करे चाहे उधार पे काम करे। और होलसेलर वो बंदा होता है जो बल्क में चीज़ें बेचता है, खरीदता। बाज़ औक़ात होलसेलर खुद चीज़ें नहीं खरीदता, बाज़ औक़ात होलसेलर खुद चीज़ें नहीं खरीदता बल्कि बनी बनाई चीज़ें, बाज़ औक़ात होलसेलर खुद चीज़ें नहीं खरीदता बल्कि लोगों की चीज़ें, लोगों से चीज़ें खरीद कर बेच देता है। और होलसेल में वो बंदा भी शामिल है जो पेमेंट करते वक्त टैक्स काट के पेमेंट करता है। सर ये होलसेलर है। ये सारी बातें मैं आपके साथ कल कर चुका था, बल्कि रजिस्टर्ड पर्सन वाली बात भी की थी। और मैंने कहा था रजिस्टर्ड पर्सन वो पर्सन होता है जो रजिस्टर्ड हो या जिसको रजिस्टर्ड हो जाना चाहिए। ऐसा ही है, वो रजिस्टर्ड हो या जिसको रजिस्टर्ड होना चाहिए। जो बंदा रजिस्टर्ड होता है वो तो आउटपुट टैक्स चार्ज भी करता है, इनपुट क्लेम भी करता है। लेकिन जो बंदा रजिस्टर्ड होता नहीं है लेकिन उसे रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो आउटपुट टैक्स चार्ज भी नहीं कर सकता पब्लिक को और इनपुट टैक्स क्लेम भी नहीं कर सकता। उस बेचारे को बड़ा नुकसान होता है, चूँकि वो बंदा जो लायबल टू बी रजिस्टर्ड है ये फंस जाता है। आउटपुट टैक्स पब्लिक को चार्ज भी नहीं कर सकता लेकिन एफबीआर को जमा भी कराना है। इनपुट टैक्स यानी परचेज करते वक्त टैक्स अदा भी करता है लेकिन इनपुट टैक्स एफबीआर से क्लेम भी नहीं कर सकता है। एफबीआर के खाते में इसको नुकसान हो रहा होता है। सर जी ये रजिस्टर्ड पर्सन की बात आपके साथ कर ली। पर्सन की डेफिनेशन में कौन आता है? सर जी कल आपको बताया था, इंडिविजुअल है, एओपी है, कंपनी है, फेडरल गवर्नमेंट है, फॉरेन गवर्नमेंट है, पॉलिटिकल सब डिवीजन ऑफ फॉरेन गवर्नमेंट है, पब्लिक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। ये 7 तो पुराने हैं, 2 नए हैं। कौन से? प्रोविंशियल और लोकल अथॉरिटी, प्रोविंशियल गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटी। सर जी यहाँ तक बात कर ली थी। टैक्सेबल एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिस पर सेल्स टैक्स लगना है। वो कहता है बिजनेस की कोई एक्टिविटी भी हो वो टैक्सेबल एक्टिविटी है, उस पर सेल्स टैक्स लगना है। टैक्सेबल एक्टिविटी वो एक्टिविटी जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लगना है उसे टैक्सेबल एक्टिविटी कहा जाता है। जी वो एक्टिविटी जिसके ऊपर सेल्स टैक्स लागू किया जाना है उसे टैक्सेबल एक्टिविटी कहा जाता है। सर जी कौन कौन सी एक्टिविटी टैक्सेबल एक्टिविटी है? कोई भी ट्रेड से रिलेटेड एक्टिविटी, एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन इन द फॉर्म ऑफ बिजनेस, ट्रेड और मैन्युफैक्चर, उसको टैक्सेबल एक्टिविटी कहा जाता है। बेटे आप चारों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप पीछे चले जाएं तो। नहीं सर, टैक्सेबल एक्ट आज के दिन की पहली बात है, इससे पहले मैंने सारा रिवाइज करवाया, वो तो आप लोगों को पहले ही आता था। आज के दिन की पहली बात है
टैक्सेबल एक्टिविटी यानी वो एक्टिविटी जो जिस पर सेल्स टैक्स लागू होना है। सर कोई भी एक्टिविटी बिजनेस, ट्रेड या मैन्युफैक्चर की सूरत में हो तो उसे टैक्सेबल एक्टिविटी कहते हैं। दूसरे नंबर पे एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विस और बोथ टू अनदर पर्सन, ये टैक्सेबल। एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स सप्लाई ऑफ गुड्स, प्रोवाइडिंग ऑफ सर्विसेज और both to another person. A one of adventure or concern in the nature of trade. One of adventure or concern in the nature of trade. ये taxable activity है। Anything done or undertaken during the commencement or termination of economic activity. कोई भी काम जो किया गया है, anything done और अंडरटेकन ड्यूरिंग कमेंसमेंट ऑफ टर्मिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। तो भैया ये ABCD 4 बातें हैं, ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। सेल ऑफ गुड्स, सप्लाई ऑफ सर्विसेज, वन ऑफ काम हो या कमर्शियल एक्टिविटी या इकोनॉमिक एक्टिविटी के शुरू या एंड में कोई काम किया जाए, ये सारी टैक्सेबल एक्टिविटी हैं। और टैक्सेबल एक्टिविटी का मतलब है कि सेल्स टैक्स चार्ज होना है। अब इसमें वो अगली बात कहता है बट डज नॉट इंक्लूड, लेकिन इसमें क्या शामिल नहीं है, एक्टिविटीज ऑफ एम्प्लॉय प्रोवाइडिंग सर्विस इन दैट कैपेसिटी टू एम्प्लॉयर। सर कोई भी एक्टिविटीज जो, सर मैं SBI में काम कर रहा हूँ, अगर मैं SBI का कहूँ कि जी 1 लाख रुपये तनख्वाह और 18,000 रुपये उस पर टैक्स लगेगा, टोटल आप 1,18,000 रुपये मुझे अदा करें, तो सर ये क्या ऐसा होता है? सर नहीं होता। हालांकि मैं सर्विसेज बेच रहा हूँ, सर ऐसा इसलिए नहीं होता कि अगर कोई एम्प्लॉय सर्विसेज दे रहा हो तो वो टैक्सेबल एक्टिविटी नहीं है। टैक्सेबल एक्टिविटी जो ना हो उस पर सेल्स टैक्स नहीं लगता। कोई भी काम जो इंडिविजुअल ने किसके लिए किया हुआ हो, रेक्रिएशनल परस्यूट या हॉबी के लिए किया हो, सर जिसका मकसद कमर्शियल ना हो, एन एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल एज अ प्राइवेट रेक्रिएशनल परस्यूट और हॉबी, तो ये टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। सर जी एक बंदा कोई ऐसा काम करे, सर लोग एक्टिविटी हॉबी के तौर पे या हॉबी के तौर पे कह लीजिए या रेक्रिएशनल मकासद के लिए कर लेते हैं। लोग एक छोटा सा ग्रुप बना के कोई स्पोर्ट्स का प्रोग्राम कर लेते हैं, कोई टूर्नामेंट करा लेते हैं छोटा सा, तो वो सर एक्टिविटी जो कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल, अगर किसी इंडिविजुअल ने कैरी की है, या एनी एक्टिविटी कैरिड ऑन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल विच इफ कैरिड ऑन बाय एन इंडिविजुअल वुड फॉल विद इन सब क्लॉज बी। तो भाई ये टैक्सेबल एक्टिविटी है। सर जी कंपनी, सारा इसमें एक एक लफ्ज वो है जो आपको इनकम टैक्स में पढ़ा चुका हूँ। इसमें चीज़ें कम हैं, सारी इनकम टैक्स वाली हैं। कंपनीज एक्ट के मुताबिक जो कंपनी है, बॉडी कॉर्पोरेट जो अंडर एनी लॉ इन फोर्स इन पाकिस्तान है, बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म्ड अंडर एनी लॉ इन फोर्स आउटसाइड पाकिस्तान है, मुदारबा है, ट्रस्ट है, फॉरेन एसोसिएशन है। जल्दी से एक बार इसको रीड कर लें फिर आगे चलें। रूटीन में ना हो, वन ऑफ हो। इकोनॉमिक एक्टिविटी, टर्मिनेशन होता है ख़त्म होना, कमेंसमेंट होता है शुरू होना। इकोनॉमिक एक्टिविटी के शुरू या एंड पे जो भी काम किया गया है वो टैक्सेबल एक्टिविटी होगी। सर वो एक्टिविटी जिसमें कारोबार कर रहे हैं, जिसमें पैसा इन्वॉल्व है। सर जी कंपनी में
सर जी आगे आ गया टैक्स पीरियड। आमतौर पे इनकम टैक्स में 1 साल का टैक्स पीरियड होता है, लेकिन सेल्स टैक्स में 1 माह का टैक्स पीरियड होता है, 1 मंथ। सेल्स टैक्स में 1 महीने का टैक्स पीरियड होता है, इनकम टैक्स में 1 साल। ई इंटरमीडियरी क्या है? वही है जो आपको इनकम टैक्स में पढ़ाया था। ई इंटरमीडियरी वो बंदे जो कि टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे डिजिटलाइज कर देते हैं। टैक्स पेयर से इंफॉर्मेशन लेते हैं और उसे डिजिटलाइज कर देते हैं, यानी कंप्यूटराइज सिस्टम में डाल देते हैं इस तरह के वो एफबीआर के लिए अंडरस्टैंडेबल हो जाए, तो इसको ई इंटरमीडियरी कहा जाता है। ई इंटरमीडियरी कहा जाता है। टैक्स पीरियड आ गया, ई इंटरमीडिएट। कॉटेज इंडस्ट्री वन ऑफ द इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस है। कॉटेज इंडस्ट्री क्या है? सर बुनियादी तौर पे छोटी इंडस्ट्री, घरेलू इंडस्ट्री कॉटेज इंडस्ट्री होती है। कॉटेज इंडस्ट्री वो होती है जो ये चारों शर्तें पूरी कर ले। पहला, इंडस्ट्रियल कनेक्शन ना हो बिजली या गैस का। दूसरा, रेजिडेंशियल एरिया में मौजूद हो, कमर्शियल एरिया में, इंडस्ट्रियल एरिया में मौजूद ना हो। तीसरा, टोटल लेबर फोर्स 10 से ज्यादा ना हो। चौथा, एनुअल टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा, 10 मिलियन से ज्यादा ना हो। अगर ये चारों शर्तें पूरी हो जाएं तो ये कॉटेज इंडस्ट्री बनती है। छोटे कारखाने फैसलाबाद में, मुख्तलिफ शहरों में, लाहौर में जगह जगह लगे हुए हैं। बंदे भी काम करते हैं, टर्नओवर भी काम होता है। और रिहायशी इलाके में छोटी सी फैक्ट्री लगी होती है, डज नॉट हैव एन इंडस्ट्रियल गैस और इलेक्ट्रिसिटी यूनिट। सर जी एक बंदा जो सिर्फ पैकिंग करता है वो क्या करता है? वो एक ड्रम लेके आता है और वो एक ड्रम लाके 1-1 लीटर वाली बोतलें भर देता है, 100 या 200। तो सर पैकिंग करने वाला भी तो मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर सप्लाई करेगा तो उस पर क्या लगेगा? सेल्स टैक्स लगेगा। अब क्या करना चाहिए सर? अब इसमें गेम ये है, मैन्युफैक्चरर सप्लाई करेगा तो उस पर सेल्स टैक्स लगेगा, लेकिन इसमें गेम ये है कि भाई मैन्युफैक्चरर को, ये छोटा मैन्युफैक्चरर है, अगर इस तरह इस पे टैक्सेस लगाएंगे तो इसकी कीमत बढ़ जाएगी प्रोडक्ट की। 100 रुपए की बोतल है, उस पर 18% टैक्स चार्ज करेगा तो 118 की हो जाएगी। तो इसको सपोर्ट करने के लिए एफबीआर ने कहा है जो कॉटेज इंडस्ट्री है जिसकी, वो जो भी गुड्स सप्लाई करेगा वो गुड्स क्या होंगी? एग्जेम्प्ट, यानी उस पर आउटपुट टैक्स चार्ज नहीं होगा, इनपुट टैक्स क्लेम नहीं होगा। सर जी आउटपुट टैक्स चार्ज होने से आपको पता है कीमत बढ़ जाती है। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई छोटा मैन्युफैक्चर भी तो हो सकता है जो मिसाल के तौर पे सिर्फ पैकिंग कर रहा हो, रीपैकिंग कर रहा हो, या मिक्सिंग कर रहा हो, या डाइल्यूटिंग कर रहा हो, छोटे लेवल पे काम कर रहा हो। तो भाई इस केस में ये मैन्युफैक्चरर जो काम करेगा उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इसकी सेल्स करेगा, सप्लाई पर टैक्स नहीं लगेगा। क्यों? क्योंकि इसकी सप्लाईज को एग्जेम्प्ट सप्लाई करार दे दिया एफबीआर ने। हाँ, ये कौन सा सप्लायर है, कौन सा मैन्युफैक्चरर है? छोटे लेवल का। सर जी ना इंडस्ट्रियल कनेक्शन है, घरेलू रहायशी इलाका है, वर्कर भी 10 से ज्यादा नहीं है और सप्लायर्स भी जो हैं वो 10 मिलियन से ज़्यादा नहीं। तो इसको कॉटेज इंडस्ट्री कहा जाएगा। सारी शर्तें पूरी हो जाएं तो ये कॉटेज इंडस्ट्री होगी। सर जी क्रस्ट क्या होता है?
सर जी क्रस्ट कहते हैं कंप्यूटराइज्ड रिस्क बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ सेल्स टैक्स। ये क्या है, जरा इसको देखते हैं। मुझे एक बात बताइए, मिस्टर ए ने 100 रुपए की आइटम सेल की और उस पर 18% टैक्स था, तो कितने मिस्टर ए का आउटपुट टैक्स कितना हो गया? और यार जवाब दे दो, 18 रुपए। इससे चीजें खरीदी है मिस्टर बी ने। मिस्टर बी ने यही प्रोडक्ट 200 की सेल की, इसका आउटपुट टैक्स कितना हो गया? और इसने खरीदी कितने की थी, तो इसका इनपुट टैक्स कितना हो गया? तो 36 में से 18 लेस कर दें, पीछे क्या रह गया? यार मेरी बात समझ आ रही है? ये 18 रह गया। तो 36 में से 18 लेस किया, उल्टा 18 रह गया। अब सवाल ये है, जब हम एफबीआर को कहेंगे कि भैया ये 36 रुपए मैंने तुम्हारे अदा करने थे, ये देखो ये 18 रुपए की मैंने परचेजेस की हैं, तो एफबीआर का सिस्टम है जिसका नाम क्रस्ट है, सॉफ्टवेयर है, ये इस इनपुट को उस आउटपुट के साथ क्रॉस मैच करेगा, टैली करेगा, कंपेयर करेगा कि भैया आपका इनपुट मिस्टर बी का इनपुट मिस्टर ए के आउटपुट के साथ टैली होना चाहिए या नहीं? और यस और नो? सर जी होना चाहिए। वो ये एक सिस्टम है क्रस्ट जो क्या करता है, इसको इवैल्यूएट करता है। सर ये सिस्टम है जो इसको इवैल्यूएट करता है। The computerized program for analyzing and cross-matching of sales tax return, also referred to as computerized risk-based evaluation of sales tax. सर जी ड्यू डेट, ड्यू डेट in relation to the furnishing of return means the 15th day of the month following the end of the tax period. सर जी रिटर्न जमा कराने की आखिरी तारीख क्या है? अगले महीने की 15 तारीख। जिस महीने की रिटर्न है उससे अगले महीने की 15 तारीख। अगर हमने जनवरी की रिटर्न फाइल करनी है तो पता है कब तक करनी है? 15 फरवरी। अगर अगस्त की रिटर्न फाइल करनी है तो पता है कब तक करनी है? वो बोलो तो सही यार, 15 सितंबर। और अगर नवंबर की रिटर्न फाइल करनी है तो पता है कब तक करनी है? 15 जनवरी के दिसंबर। बोल दो यार, 15 दिसंबर। लो सर, आप लोगों ने सोचा कि हमने नई नई नमाज पढ़ी, हमने नहीं बोलना, शाबाश। सर क्रस्ट, उसके बाद ड्यू डेट। वो कहता है बाद का डिफरेंट सेक्टर्स के लिए डिफरेंट डेट होती है, लेकिन नॉर्मली अगले महीने की 15 तारीख है। सर जी अब सर आगे चल रहे हैं और आज के दिन की सबसे अहम बात है, आज के दिन की सबसे अहम बात, व्हाट इज सप्लाई। सर जी कॉन्सेप्चुअली ये सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है सेल्स टैक्स की, चूंकि टैक्स सप्लाई पर लगता है। और सर टैक्स सप्लाई पर लगता है, सप्लाई होगी तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। इससे पहले मैंने आपको यही सिखाया है कि जनाब जब बेचेंगे तो आउटपुट टैक्स चार्ज होगा, ऐसा ही है ना। सिर्फ बेचना एक लफ्ज है, असल लफ्ज है सप्लाई। आउटपुट टैक्स सप्लाई पर चार्ज होता है। सप्लाई से क्या मुराद है? सप्लाई में सिर्फ सेल नहीं आता, और भी चीजें आती हैं। सबसे पहला सप्लाई से मुराद है सेल, और सेल
जब भी होगी इसका मतलब है कि आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर जी लफ्ज़ सप्लाई से अपने जहन में आपने एक बात रखनी है, क्या? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सेल से मुराद है सप्लाई, और सप्लाई का मतलब आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर, हमने किसी को कोई चीज ट्रांसफर कर दी है तो ये भी सप्लाई है, बेची नहीं है। मैंने गाड़ी यतीम खाने को दे दी है, डोनेट कर दी है, तो क्या ये सप्लाई है? यस। मैंने ट्रांसफर कर दी है, क्या ये सप्लाई है? यस। ट्रांसफर ऑफ द राइट टू डिस्पोज ऑफ गुड्स एज ओनर, ये सप्लाई है। सप्लाई का क्या मतलब होता है? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा इंक्लूडिंग सच सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। सर इसमें शामिल होगी सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग सच सेल और ट्रांसफर अंडर अ हायर परचेज एग्रीमेंट। और इसमें क्या शामिल होगा? पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज। सर जी हायर परचेज एग्रीमेंट को समझ लें किस्तों पे, जब कोई चीज हमने किस्तों पे ट्रांसफर की है तो वो भी सप्लाई है। और सप्लाई का क्या मतलब होता है? भाईजान बोलना पड़ेगा, आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सप्लाई का मतलब होता है आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। तीन बातें हो गई, चौथी बात करने लगा हूं, पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज। सर एक फैक्ट्री है जिसमें एसी बनते हैं, अगर एसी बनाने वाली फैक्ट्री वाले ने एसी बनाया है और एसी बना के खुद उस फैक्ट्री में ही लगा दिया है, तो क्या ये सप्लाई होगी? यस। इसका मतलब है पुटिंग टू बिजनेस यूज। अगर एसी बनाने वाली फैक्ट्री ने एसी बनाया है और उस बंदे ने अपने घर आके लगा दिया है, तो क्या ये सप्लाई है? इसको कहते हैं पुटिंग टू प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज भी सप्लाई है, बिजनेस यूज भी सप्लाई है, नॉन बिजनेस यूज भी सप्लाई है। पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज, ये सप्लाई है। सर ऑक्शन, नीलाम कर देना। सर नीलाम करना भी सप्लाई है, नीलामी करना भी क्या है? सप्लाई है। सप्लाई का क्या मतलब होता है? आउटपुट टैक्स। सर जी मैंने एक बंदे का 2 लाख देना था, मैंने 2 लाख नहीं दिया बल्कि उसे अपनी मोटरसाइकिल दे दी, तो क्या ये सप्लाई है? यस। सर ये भी सप्लाई है। सप्लाई का क्या मतलब होता है? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर जी डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई अ डेट, ये भी सप्लाई है। सप्लाई का मतलब है कि आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर जी एक बंदा रजिस्टर्ड था, एक बंदा कौन था? रजिस्टर्ड था, वो क्या हो गया? अनरजिस्टर्ड हो गया। एक बंदा रजिस्टर्ड से जब अनरजिस्टर्ड हुआ तो जितना स्टॉक उसके पास था जिस वक्त वो अनरजिस्टर्ड हुआ है, समझा जाएगा सप्लाई हो गई। और सप्लाई का क्या मतलब है? यानी एक बंदा जब रजिस्टर्ड से अनरजिस्टर्ड हुआ है तो उस पर उसके पास 6 लाख रुपए का स्टॉक था, तो ये जो 6 लाख रुपए का स्टॉक था समझा जाएगा ये सप्लाई है। और इसका मतलब ये कि 6 लाख के स्टॉक पर आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर जी जब भी कहूँ समझा जाएगा ये सप्लाई है, तो इसके आपके ज़हन में फौरन क्या आना चाहिए? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर जी आगे चलते हैं। मैं एम्ब्रॉयडरी का काम करता हूँ, मेरे पास एक कपड़ा है, उस पर कढ़ाई की है, वो कपड़ा वापस चला गया। मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूँ,
उन गुड्स पे जो बिलोंगिंग टू अदर है। सर क्या ये सप्लाई होगी? वो कहता है जिस वक्त मैं चीजें वापस करूंगा समझा जाएगा सप्लाई है। और सप्लाई का क्या मतलब होता है? सर जी सुनना, वो कहते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अदर। बड़ी बड़ी डाइंग की फैक्ट्रीज है, 100 मीटर कपड़ा है, 1000 मीटर कपड़ा है, लाख मीटर कपड़ा है, उसने उसके अंदर डाला है रेलिवेंट मशीन में और उसको रंग किया है। वाइट कलर का दुपट्टा था, वो येलो कलर का हो गया। अब वापस भेज दिया उसी बंदे से जिस बंदे से कपड़ा है। जिस वक्त इन्होंने वापस भेजा है समझा जाएगा सप्लाई हो गई। यार मेरी बात समझ आ रही है? सर जी लोगों की चीजों को मैन्युफैक्चर करना समझा जाएगा सप्लाई हो गई। प्रोडक्शन ट्रांसमिट, बिजली जब प्रोड्यूस की जाती है, ट्रांसमिट की जाती है, डिस्ट्रीब्यूट की जाती है समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। और सप्लाई का मतलब है कि आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाए। सप्लाई का मतलब है कि आउटपुट टैक्स चार्ज हो जाएगा। सर जी मेरी बात समझ गए हैं? लो सर, मैंने आपके साथ कितनी बातें की सप्लाई की, ज़रा सुनना। यार मुझे थोड़े से ज़्यादा अलर्ट चाहिए हो आप लोग। ये एक ट्रिकी पॉइंट है इसके अंदर एक, वो फिर आपको समझ नहीं आना। फिर कोई बच्चा अभी, कोई बच्चा घंटे तक, कोई बच्चा कल पूछ रहा होगा कि सर वो क्या बात थी। थोड़ा सा ज़्यादा अलर्ट हो जाओगे तो आपकी मेहरबानी है, अभी की अभी समझ आ जाएगी। 1 मिनट ज़रा ध्यान से मेरे साथ रहो। मैं ये सारा मिटाने लगाऊँ, ये मिट गया सारा। आप मेरे साथ तमीज के साथ पेश आना और जो जो कहूँगा साथ साथ जवाब देना। समझ आ रही है? चुप ना करके बैठे रहने के बाद ठीक है वो पढ़ा रहे हैं, मुझे तो पहले ही बड़ी नींद आ रही है। सर जी सप्लाई का मतलब है आउटपुट टैक्स चार्ज होगा, ठीक हो गया? सप्लाई का मतलब है आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। ये जो सेल करना है ना किसी चीज को, सर ये सप्लाई है। जो सेल करना है किसी चीज को ये सप्लाई है। और सप्लाई का क्या मतलब होता है? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर जी जब हम ट्रांसफर करते हैं किसी चीज को दूसरे बंदे को, ये भी सप्लाई है। हमने डोनेट कर दी कोई चीज, ये भी सप्लाई है। हमने एक चीज के बदले दूसरी चीज दे दी, ये भी सप्लाई है। और सप्लाई का क्या मतलब होता है? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर जी तीसरे नंबर पे आ जाइए। सर जी हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत, हायर परचेज एग्रीमेंट के तहत कोई चीज दूसरे बंदे को दी है तो ये भी सप्लाई है। हमने किस्तों पर कोई चीज दी है तो ये भी सप्लाई है। और सप्लाई का क्या मतलब होता है? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर जी चौथी बात करने लगा हूं, अगर मैंने कोई चीज प्रोड्यूस करके खुद इस्तेमाल कर ली है तो ये भी सप्लाई है। अगर मैंने कोई चीज प्रोड्यूस करके बिजनेस में लगा दी है तो ये भी सप्लाई है। अगर मैंने कोई चीज प्रोड्यूस करके नॉन बिजनेस जगह पर लगा दी है तो ये भी। और सप्लाई का क्या मतलब होता है? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर जी अगली बात सुनो, ऑक्शन और डिस्पोजल ऑफ गुड्स टू सेटिस्फाई डेट। नीलाम कर दी गई है कोई चीज, सर जी करते हैं ना नीलामी, सर इसको भी सप्लाई समझा जाएगा। और सप्लाई का मतलब है कि आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। सर जी थोड़ा सा आगे चलते हैं। मैंने किसी बंदे के पैसे देने थे, पैसों की बजाय उसको चीज दे दी, कोई भी गुड्स दे दी, सर ये भी सप्लाई है। और सप्लाई का मतलब है कि आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। पोजेशन ऑफ टैक्सेबल गुड्स हेल्ड इमीडिएटली। सर जी वो वाला बंदा जिसके पास टैक्सेबल गुड्स थी और वो रजिस्टर्ड आदमी था, उसने अपने आप को अनरजिस्टर्ड करा लिया। तो जब उसने अपने आप को अनरजिस्टर्ड कराया तो जितनी टैक्सेबल गुड्स उसके पास थी समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। और सप्लाई का क्या मतलब है? आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिलोंगिंग टू अनदर पर्सन, किसी दूसरे बंदे की गुड्स थी,
हमने उसको मैन्युफैक्चर किया और मैन्युफैक्चर करके सप्लाई किया। किसी दूसरे बंदे की गुड्स थी, हमने उस पर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किया और उसको वापस कर दिया, तो समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। सर दो केसेस हैं। एक केस तो ये, मैंने कपड़े को रंग कराना था, मैंने उस बंदे फैक्ट्री में दिया, उन्होंने कपड़ा रंग करके मुझे दे दिया। जिस वक्त उन्होंने कपड़ा रंग करके मुझे दिया, समझा जाएगा सप्लाई हो गई है। भैया मेरी बात समझ आ रही है? बात औकात ऐसे भी होता है। मैंने उन्हें कहा यार कपड़ा रंग के मुझे ना दो, वो एम्ब्रॉयडरी वाली फैक्ट्री में पकड़ा दो। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं। उसने कपड़ा रंग किया, मुझे नहीं दिया, एम्ब्रॉयडरी वाली फैक्ट्री में दे दिया। सर जी इस केस में मेरी इंस्ट्रक्शन पर कपड़ा किसी और को दे देगा, जिस वक्त उस फैक्ट्री से कपड़ा निकलेगा ना, समझा जाएगा सप्लाई। और सप्लाई का क्या मतलब है? आगे आ जाओ। सर जी कपड़ा फैक्ट्री से निकला, चाहे वो मेरे पास वापस आ रहा है, चाहे वो अगली फैक्ट्री में जा रहा है, उस मैन्युफैक्चरर के मुताबिक सप्लाई है। सर बिजली पैदा करना, ट्रांसमिट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना, ये भी सप्लाई। यहां तक सारी बातें समझ आ गई? यार पता नहीं उनकी हो गया मसला। सर जी इसके दरमियान में एक बात है थोड़ी टेढ़ी, जरा ध्यान से। भाईजान बात अभी खत्म नहीं हुई। असल बात जिसके लिए ये सारी एनर्जी आई थी वो बात अभी रहती है। और जरा मेरी बात ध्यान से सुनना। एक बंदा है, जो टायर बनाता है और टायर बनाकर गाड़ी में लगा देता है और फिर गाड़ी बेचता है। 100 रुपए का टायर है, इस पे टैक्स लगेगा। फिर लेट से 10,000 की गाड़ी है, इस पर टैक्स लगेगा। सवाल ये है, ये जो टायर उसने बनाया है, इसको पुट टू, हमने तो पढ़ा है कोई चीज बनाकर पुट टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज, तो ये सप्लाई पढ़ा है ना। अगर ये वाला टायर बिजनेस के इस्तेमाल में आ जाए तो क्या ये सप्लाई होगी? चूंकि और सप्लाई का मतलब आउटपुट टैक्स चार्ज होगा। लेकिन मेरा आपसे एक सवाल है, सर जी एक बार इस टायर पे टैक्स लग गया 18 रुपए का यहां पे, फिर उसके बाद ये टायर जब गाड़ी में लगा तो पूरी गाड़ी जब बिकी तो उसमें टायर भी बिका, पूरी गाड़ी की वैल्यू में टायर की वैल्यू भी शामिल थी। सेल टैक्स जब लगा तो उसमें टायर में भी सेल टैक्स लग गया, तो सेल टैक्स 2 बार नहीं हो गया? 2 बार हो गया ना। सर जी मेरा पॉइंट समझ गए हो? इससे एक नतीजा निकालना है। वो कहते हैं अगर आप कोई चीज खुद ही बना रहे हैं, आपने कोई चीज खुद बनाई और उसको अपने ही पास इस्तेमाल कर ली बिजनेस में, तो जनाब अगर टैक्सेबल गुड्स बनाने के लिए इस्तेमाल कर ली तो इस केस में ये सप्लाई नहीं होगी। टैक्सेबल गुड्स बनाने में इस्तेमाल कर ली तो इस केस में ये सप्लाई। सर जी अभी मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई, 1 मिनट यार, उधर किताब की तरफ छोड़ दो जरा, ये स्क्रीन पे देखो। सर जी मैंने कागज खरीदा 100 रुपए का, इस पे टैक्स दिया 18 रुपए। इस कागज से बना कुरान पाक, ये बिका 1000 रुपए का, इस पे टैक्स लगा, इस पे टैक्स लगना है, ये तो एग्जैम्प्ट गुड है। यही कागज टैक्सेबल आइटम है। ये कागज जब कुरान पाक बनाने के लिए इस्तेमाल हुआ है और जो कुरान पाक बना है वो टैक्सेबल नहीं है, एग्जेम्प्ट है, तो इस केस में इस कागज का कुरान पाक के लिए इस्तेमाल होना पुट टू बिजनेस यूज है। क्या ये सप्लाई होगी? यस। अब जो बात आपको समझाना चाह रहा हूं वो ये है, एक तरफ मैं टैक्सेबल गुड्स अगली टैक्सेबल गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था तो हमने कहा था ये सप्लाई नहीं होगी। लेकिन एक तरफ टैक्सेबल गुड्स एग्जाम गुड को बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था तो हमने कहा था ये सप्लाई होगी।
सर जी मेरी बात समझ आ रही है? अगर ये जुमले समझ आ गए आपको, ये दोनों एग्जाम्पल, अब ये वाली लाइन दोबारा पढ़ो, ये पहले आधी थी अब पूरी भी है। पुट टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज। हमने प्राइवेट बिजनेस या नॉन बिजनेस यूज के लिए अगर किसी चीज को इस्तेमाल किया, और मैन्युफैक्चर्ड इन द कोर्स ऑफ टैक्सेबल एक्टिविटी फॉर, हमने उसको बनाया है, मैन्युफैक्चर किया और उसे इस्तेमाल कहाँ कर रहे हैं? अदर देन दोज मेकिंग ऑफ टैक्सेबल सप्लाई। उस चीज को इस्तेमाल टैक्सेबल सप्लाई के लिए नहीं कर रहे तो वो सप्लाई है। अगर हमने कोई चीज प्रोड्यूस की है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं टैक्सेबल आइटम को बनाने में, तो ये सप्लाई नहीं है। अगर हमने कोई चीज प्रोड्यूस की है और उसको इस्तेमाल कर रहे हैं अदर देन टैक्सेबल सप्लाई, तो फिर इसका मतलब है ये सप्लाई है। और इस केस में कागज पे आउटपुट टैक्स लगेगा लेकिन टायर पे आउटपुट टैक्स नहीं। एक बार अब ये सारा पढ़ लें। फिर हमने उससे खरीदे हैं टायर। हम अगर टायर बनाने वाली कंपनी कोई और हो फिर बहस ही नहीं है। टायर बनाने वाली कंपनी ने टायर बेचे, सप्लाई हो गई। गाड़ी बनाने वाली कंपनी ने टायर खरीदे, परचेज पे इनपुट लगाएंगे, लेंगे, जब उसको बेचेंगे तो आउटपुट लेंगे, आउटपुट में से इनपुट एडजस्ट करेंगे। मसला तो ये है कि टायर भी हम ही बना रहे हैं, गाड़ी भी हम ही बना रहे हैं, अपनी बनाए हुए टायर को अपनी गाड़ी में इस्तेमाल कर रहे हैं। इस केस में इस टायर को जो गाड़ी में इस्तेमाल किया इसको सप्लाई नहीं समझा जाएगा। हाँ, अगर कोई टैक्सेबल गुड्स बनाते और उसको इस्तेमाल करते एग्जेम्प्ट गुड बनाने में तो उसको सप्लाई समझा जाता। सर समझ आ गई? जी जिसके पास हो गया रन कर रहा हूँ उसके लिए भी सेल्स टैक्स लाजमी है। रजिस्टर होना आगे आ रहा, किस किस बंदे को रजिस्टर होना ज़रूरी है? आगे आ रहा जो ना आउटपुट करेगा ना वो इनपुट लेगा। हाँ, छोटा ही डाल है ना उसको। इसमें बिजनेस में तो पेनल्टी डाल देते हैं भैया, कॉटेज इंडस्ट्री में नहीं होती। कॉटेज इंडस्ट्री में अगर उसने परचेज करने के लिए कोई इनपुट टैक्स पे किया है तो वो क्लेम नहीं कर सकता। आउटपुट टैक्स एंड कंज्यूमर को चार्ज नहीं कर सकता। खत्म हो गया उसके, उसने रजिस्टर हो गया। क्या करना है? रजिस्टर क्यों होना था उसने? मैंने जब बिजनेस में देखते हैं मतलब जब पेमेंट्स वगैरह करते हैं उसमें वो पेनल्टी भी डालते हैं। किस चीज़ की पेनल्टी डालते? अगर कोई भी सप्लाई करती है। आप कॉटेज इंडस्ट्री हो तो आप कॉटेज इंडस्ट्री के आपका क्राइटेरिया मीट हो रहा है, आपको वो बात बतानी पड़ेगी कि हम कॉटेज इंडस्ट्री हैं, फिर वो अकॉर्डिंगली आपके साथ डील करेंगे। 4.5% वो तो एडवांस टैक्स काट रहे हैं 5% अलग से पता नहीं कितना वो मतलब डालते हैं सर, वो एडवांस टैक्स। तो वो लिखा भी होता है वहाँ पे ना, वो पेनल्टी नहीं है, वो सेल्स टैक्स भी हेल्ड करते हैं।
एक सेल्स टैक्स विद एल्डोरा होता है, एक इनकम टैक्स विद एल्डोरा होता है, ये दोनों अलग बातें हैं। ठीक है, आप बतौर कंपनी रजिस्टर्ड हैं, सोल प्रोप्राइटर है, तो सोल प्रोप्राइटर को पेमेंट करते वक्त उन्होंने अपनी जो जिस कंपनी को आप माल दे रहे हैं, इस पे ये प्रैक्टिकल बात है, क्लास के बाद कर लेते हैं। हाँ जी, और यार सप्लाई समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा? सर जी, Mr. Asmi is involved in the manufacturing of car and has provided the following information: sale of car to customer, sale, car put to personal use, car given in charity, car shifted from factory for use in admin office. Mr. Asmi कार ही बना रहा है, जो कार इसने सेल की है क्या वो सप्लाई होगी? जो कार पुट टू प्राइवेट यूज है क्या वो सप्लाई होगी? जो कार चैरिटी में दी है क्या वो सप्लाई होगी? जो कार फैक्ट्री ऑफिस फैक्ट्री से एडमिन ऑफिस में चलेगी क्या वो सप्लाई होगी? सर जी इस सब को जमा कर लीजिए, 16 + 16 + 8 + 6, तो ये बन गया 10 मिलियन। 10 मिलियन ही बना पूरा, 32 और 8 40, 40 और 60 100। सर जी 10 मिलियन, ये सारी चीजें सप्लाई हैं। और सप्लाई पे क्या होता है? और सर सप्लाई पे आउटपुट टैक्स चार्ज होता है। जी बताइएगा। सप्लाई पे आउटपुट टैक्स चार्ज होता है कितना भैया? सप्लाई पे आउटपुट टैक्स चार्ज होता है। इनपुट टैक्स की बात करें, इनपुट टैक्स की बात करो भाई, 4 मिलियन का 18%। जी बताइए। तो कितना रह गया? आउटपुट में से इनपुट लेस करेंगे तो सेल्स टैक्स आ जाएगा ना। और यार समझ आ गई है? आपको ये बात यहाँ पर समझानी थी कि सप्लाई क्या है। ये चारों चीजें सप्लाई है। सप्लाई पे आउटपुट टैक्स चार्ज होता है, परचेज पे इनपुट टैक्स क्लेम होता है, आउटपुट टैक्स चार्ज कर दिया, इनपुट टैक्स क्लेम कर लिया। सर जी मेरी बात समझ आ गई है? 1.3 जल्दी से खुद करें। जल्दी से खुद करें। ये पॉज कीजिएगा जी। मिस्टर आतिफ हैज डिसाइडेड टू गेट हिमसेल्फ डी रजिस्टर्ड। यार ये बात आपको भी पढ़ाई है। अगर कोई बंदा अपने आप को डी रजिस्टर करवा देगा तो उस दिन उसके बाद जितना 30,000 या 50,000 50,000 इंटू 18% तो कितना? और सर समझ आ रही है? सर जी ये सप्लाई की बातें थी, 3 छोटी छोटी डेफिनेशंस है, ये पढ़ेंगे और आज की क्लास खत्म करेंगे। ओपन मार्केट प्राइस मीन्स द कंसिडरेशन इन मनी in which the supply or a similar supply would generally fetch in open market। सर जी ये पेन इसकी क्या कीमत है? ये पेन रेड कलर का है, रेड पेन या ब्लू पेन की मार्केट में जो वैल्यू है वही वैल्यू इसकी होगी सर। सिमिलर सप्लाई, सिमिलर सप्लाई क्या होगी कि भैया सेम ब्रांड हो,
सेम क्वांटिटी हो, सेम वैल्यू की आइटम हो, यानी ब्रांड सेम हो, क्वालिटी सेम हो, करेक्टरिस्टिक सेम हो, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो ही इसकी वैल्यू समझी जाएगी। प्रोविंशियल सेल्स टैक्स क्या है? प्रोविंशियल सेल्स टैक्स, सर जी आपने चैप्टर नंबर 2 पढ़ लिया ना? आप में से कितने बच्चों ने चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देखी है ईमानदारी से? सब ने देख ली, शाबाश। 10 छुट्टियां सी ईद दिया, मैं से एक काम किया, चैप्टर नंबर 2 की वीडियो देख लेना। बहरहाल कोई बात नहीं, मुझे यकीनन आपकी इंटरनेशनल मीटिंग्स इतनी होती हैं तो फंस गए होगे आप लोग कहीं। बहरहाल चैप्टर 2 में लिखा हुआ है, चैप्टर 2 में लिखा हुआ है कुछ सर्विसेज पर टैक्सेस लगते हैं, कुछ गुड्स पर टैक्सेस लगते हैं। गुड्स वाले टैक्सेस फेडरेशन लगाती है और सर्विसेज पर जो टैक्सेस हैं वो सूबे प्रोविंस लगाते हैं। सर जी प्रोविंशियल सर्विस पे जो टैक्स है वो प्रोविंस लगाते हैं। जी सर। सर इनकी एक एक्टिविटी है, इन्होंने आज वो अपना एडमिनिस्ट्रेटिव काम है कोई, हम यहाँ पर अपना लेक्चर ख़त्म करते हैं, आप प्लीज़ इनके साथ कोऑपरेट करें, इनको ज़रा जो